हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो तैयारी है आपकी डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं, भाई बहनें, बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात 8 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को जाके हमें ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और बाकी जो अपडेट्स है आपको मिलते रहेगा, ठीक है। क्लास के रिगार्डिंग आप तो जाके वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं करेंगे शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। क्लियर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है और फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो यूपी वालों का फॉर्म तो अभी चल रहा है, तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है जाके भर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेट का भी फॉर्म बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक। चलिए, निम्न में से कौन सा गलत है, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही कथन है। चलिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही कथन है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये भी सही कथन है, ठीक है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये आपका गलत कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर सभी। चलिए, दूसरा नंबर, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए। भारत का जो केंद्रीय रेल मंत्री होता है, इसको जो है किसकी सलाह पर किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। क्लियर। चलिए, तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है, बताइए। जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? जर्क है, इरबिड है, सॉल्ट है, अम्मान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्मान, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है। क्लियर है। और इसकी मुद्रा जो है दिनार है, ठीक है, याद रखिएगा। मुद्रा की बात करेंगे दिनार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामने दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, बताइए। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? लियू, तोगरोक, क्यात, मेटिकल। देखिए, मंगोलिया की मुद्रा की अगर बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर होगा टोगरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है साथियों। क्लियर। और इसकी राजधानी उलान बटोर है, ठीक है, उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और इसकी मुद्रा जो है टोगरो है। उलान बटोर, ठीक है। अगला प्रश्न, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, ठीक है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो देखिए, एशिया का सबसे तीसरा बड़ा आबादी वाला देश अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों इंडोनेशिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। पहला तो सभी को पता है चीन है, दूसरा भारत है, और तीसरा आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने, छठा नंबर क्या दिया गया है निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? गुयाना में, ब्राजील में, कोलंबिया में, या इक्वेडोर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ब्राजील में दक्षिण अमेरिका
क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है पाया जाता है, यह वन अमेजोन बेसिन के आसपास जो है विस्तृत है, ठीक है। चलिए, सातवां नौ प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाएगी तो गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों, इसकी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई की बात करें 1465 किलोमीटर के आसपास जो इसकी कुल लंबाई है, क्लियर सभी को। और यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। चलिए, आठवां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष जो है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 10 दिसंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष जो है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है किस देश में स्थित है। नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। तो देखिए, यह जो है नीदरलैंड देश में स्थित है। कहाँ पे है, तो द हेग में, ठीक है, याद रखिएगा। द हेग में जो है यह स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए, देख लीजिएगा। अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जो नए बच्चे हैं हमारे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय रिक्त स्थान में परिवर्तित होता है किसमें पे। पेड़ पौधों में जो निषेचन होता है इसके बाद जो अंडाशय है किसमें परिवर्तित होता है। बीज में, पुष्प केसर में, जायांग में, या फल में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल में, ठीक है। चलिए, पेड़ पौधों के निषेचन के बाद अंडाशय जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को रिक्त स्थान कहा जाता है, क्या कहते हैं। पौधे जो होते हैं इसमें पानी और पोषक तत्वों जो होते हैं उनके परिवहन के लिए जो संवहनी ऊतक होता है, जैसे हमारे बॉडी में नसें होती हैं, वैसे ही पौधों में क्या होता है, संवहनी ऊतक होते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लोएम, जाइलम, ये सब तो भूल जाओ, ये नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, उन्हें जो है आपका जाइलम कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। और पौधों में जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है वो आपका फ्लोएम के द्वारा होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और पोषक तत्व और पानी का जो परिवहन होता है जाइलम के द्वारा होता है, ठीक, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने है 12 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें, ठीक है। पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है हमें, ठीक है। गेंदा हो जाएगा, आ, ब्रेड मोल्ड हो जाएगा, आलू हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, क्या होगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। विश्व हिंदी दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है कब, बताइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस की अगर बात की जाएगी तो 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर सभी को, हाँ या ना। चलिए, 10 दिसंबर को जो है हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। रिक्त स्थान ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था। चलिए, किसने जो है अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथियों हमारा सही उत्तर होगा, क्लियर है। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने जो है 1801 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया था, ठीक है। कब दिया था इन्होंने, तो 1801 ईस्वी में यह सिद्धांत जो इन्होंने दिया था।
चलिए। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया। देखिए, जितना आराम से प्यार से आप लोग तैयारी करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। कोई जल्दी नहीं, कोई घाई नहीं, आराम से क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, फिर आप लोग भूल जाओ। इसका आपको रिवीजन करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है रिवीजन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग अगर भूल जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी कि पढ़ाते जा रहे पढ़ाते जा रहे पढ़ाते जा रहे उसके बाद आप लोग भूल जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। तो रिवीजन भी करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं पढ़ा देता हूँ, तो आप लोग को 1 से 2 बार और जो है क्लास को देखना है, ठीक है। वरना भूलेंगे तो आपकी उसमें जिम्मेदारी होगी। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। क्योंकि जीके ऐसी क्लास है कि एक बार में आपको याद होने वाली नहीं है, ठीक है। जीके जीएस के जो क्वेश्चन आपको एक बार में याद नहीं होने वाले। इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग भूलते जाएंगे। चलो, रीजनिंग का तो एक बार समझ में आता है कि आप लोग देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिंदी का भी एक बार चलो समझ में आ जाएगा, लेकिन जीके जीएस बिना रिवीजन के होने वाला ही नहीं है, तो रिवीजन इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए। तो रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, नंदन नीलेकणी। देखिए, मैं प्रवचन नहीं देता हूँ, बस कभी कभी जो है मुझे समझ में आता है तो बता दो। आप लोग ने मुझे देखा होगा कि क्लास में ज्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट अपना जो क्वेश्चन है, आंसर है, उस पर ही बात करता हूँ। उससे ज्यादा इधर उधर की बात नहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश रिक्त स्थान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, बताइए। पूर्ण रूप से जो जीएसटी है इसकी जो सिफारिश है किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा विजय केलकर टॉक्स फोर्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को, है ना। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश जो है विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा की गई थी। यह जो है कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, ठीक है। चलिए। 17 नंबर प्रश्न ध्यान से देखें। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन रिक्त स्थान में स्थापित किया गया था, कहाँ पर बताइए। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, बंगलुरु में, ठीक है। साइबर पुलिस स्टेशन जो है भारत का पहला था, और कहाँ पर स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, बेंगलुरु शहर में, ठीक है। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पूछा जा सकता है। 18 नंबर है। कब जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश किया गया था, बताइए। देखिए, पहले क्या था, अवध था, और इधर था। आगरा के क्षेत्रों को मिलाकर जो है संयुक्त प्रांत नाम रखा गया था, ठीक है। अवध और आगरा का जो क्षेत्र था अलग था, इन दोनों को मिलाकर जो है हमारा संयुक्त प्रांत नाम रखा गया था। तो कब जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश किया गया था, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आजादी के बहुत समय बाद। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 1937 में इसका नाम जो है संयुक्त प्रांत रखा गया था, ठीक है। कब रखा गया था संयुक्त प्रांत नाम इसका, तो 1937 में रखा गया था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन आपका 1 नवंबर 1956 को, तथा राज्य का विभाजन आपका 9 नवंबर 2000 को किया गया था, ठीक है। चलिए। 19 नवंबर। सूफी कवि अमीर खुसरो का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, एटा में या फैजाबाद में, तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, अमीर खुसरो का जो जन्म है एटा जिले में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो ये दिया गया है सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। वर्तमान में पटियाली कासगंज जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है। 20 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी जो है बुलाया जाता था, बताइए। किस प्रसिद्ध भारतीय गायिका को, शास्त्रीय गायिका को जो है उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गिरजा देवी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर।
चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 21 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है, बताइए। किसकी जो सीमा है नेपाल के साथ लगती है। गोरखपुर की, महाराजगंज की, बलिया की, बस्ती की। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा महाराजगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की जो जिले की जो सीमा है नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपकी सिद्धार्थनगर की, श्रावस्ती की, बहराइच की, बलरामपुर की, लखीमपुर खीरी की तथा पीलीभीत जिलों की जो सीमा है नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, आ गया है आपका 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने जो है 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा जो है निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह जो है प्रशिक्षित होते हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने है 23 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। किस सिख गुरु ने जो है सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, बताइए। किस सिख गुरु ने जो है सिख विवाह समारोह की जो शुरुआत है आनंद कारज के नाम से की थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों गुरु अमरदास ने। ठीक है, श्री गुरु अमरदास ने जो है सिख विवाह समारोह की शुरुआत जो आनंद कारज के नाम से की थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, और गुरु अमरदास जो है गुरु के तीसरे नंबर के गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह जो थे आपके 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। ठीक है, सही मिलान कौन सा हमें बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 19 ए वाला, ठीक है, अनुच्छेद 19 ए वाला जो दिया गया भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये वाला जो मिलान दिया गया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 19 ए जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 सी से है। ठीक है, संघ बनाने की जो अधिकार है आपका 19 सी से है, ई से नहीं है। ठीक है, और किसी पेशे का अभ्यास यानी कि अपनाने का अधिकार जो है 19 जी में है। ठीक है, किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार जो है 19 जी में दिया गया है। और शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का जो अधिकार है ये आपका 19 बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हमारा दिया गया था सी वाला, यही आपका मिलान जो है एक सही था, बाकी सबको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन 25 है। निम्नलिखित में से कौन एक आपका राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन आपका एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। तो देखिए, राजकोषीय नीति का यंत्र अगर देखा जाएगा यहाँ पे क्रेडिट राशनिंग जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, क्रेडिट राशनिंग जो है राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। लोग यानी कि जन व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा ऋणार्थ प्रबंध से संबंधित नीति को जो है राजकोषीय नीति कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो चलेंगे इसी के साथ जो क्लास है इसको यहीं पे हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपसे को जो क्लास है पसंद तो आई होगी, उम्मीद करता हूँ। नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में दीजिए। तो आपसे मिलेंगे हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।